नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। पिछले लेक्चर्स में हम मुगल पीरियड के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मुगल पीरियड जो है आपका वो मैंने बताया था आपको बाबर से स्टार्ट होता है और बाबर के बाद मैंने हुमायूं डिस्कस किया और फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था अकबर। मैंने अकबर के बारे में बताया था कि अकबर जो है बैरम खान के संरक्षण में कुछ वर्षों तक इन्होंने रूल किया। ठीक है, बैरम खान जो है फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद मैंने बताया था कि बैरम खान की जो वाइफ थी सालिमा बेगम, उनसे इन्होंने शादी की और उनके पुत्र अब्दुल रहमान को अडॉप्ट किया। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था और बाद में अब्दुल रहमान को खाने खाना का टाइटल इन्होंने प्रदान किया। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में या इस लेक्चर में मिलिट्री कैंपेन अकबर के क्या थे। तो हम हेडिंग डालते हैं मिलिट्री कैंपेन। देखिए, जहाँ तक मिलिट्री कैंपेन की बात है, मुगल पीरियड के अंदर अकबर ऐसे किंग हैं जिन्होंने ये मिलिट्री कैंपेन का जो सिस्टम है सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया। हुमायूं के बाद इन्होंने जो है मुगल किंग्स के अंदर सबसे ज़्यादा मिलिट्री कैंपेन की। तो सबसे पहला जो मिलिट्री कैंपेन इन्होंने किया था वो मालवा पर किया था। किस पर किया था? मालवा पर। तो पहला जो कैंपेन है इनका वो मालवा रीजन में हुआ। ठीक है, अब जो मालवा जो स्टेट है आपकी, यहाँ पे 1561 में जो है अकबर ने स्टार्ट किया और यहाँ के शासक बाज बहादुर थे। तो मालवा में 1561 और यहाँ के जो रूलर थे वो थे किंग बाज बहादुर। ठीक है, और जो अकबर ने इनको डिफीट किया, डिफीटेड बाय अकबर। तो सबसे पहला मिलिट्री कैंपेन अकबर का जो है आपका वो मालवा पर किया गया। मालवा के बाद जो कैंपेन स्टार्ट होता है, फिर दूसरा जो कैंपेन है वो आम्बेर या आमेर जिसको कहा जाता है उस पर होता है। ये कछवा राजपूत डायनेस्टी होती है और यहाँ के राजा जो बिहारीमल या भारमल जिनको कहते हैं वो होते हैं। देखिए, अकबर ने क्या किया कि कुछ कैंपेन्स में जो है मैट्रिमोनियल रिलेशन स्टैब्लिश किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए और शासन प्रारंभ किया। तो दूसरा जो आता है इनका, सेकंड आता है आम्बेर। ठीक है, ये क्या है कि ये राजपुताना एजेंसी जो थी वहां पे एक स्टेट थी। यहाँ की जो वंश था यहाँ पे कछवाहा डायनेस्टी थी, राजपूत कछवा डायनेस्टी। और यहाँ के जो शासक थे वो थे किंग। इनको हिस्ट्री में कहीं कहीं इनके नाम का प्रयोग बिहारीमल होता है और कहीं कहीं भारमल होता है। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ के किंग कौन थे? भारमल। ठीक है, तो अकबर ने इनसे फाइट न करके इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए और हिस्ट्री में माना जाता है कि इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम हरखा बाई था। ठीक है, हरखा बाई। उनसे अकबर ने शादी की और राजपूतों में सबसे पहली स्टेट थी जिन्होंने जो है अकबर की सुपरमेसी को एक्सेप्ट किया। और अकबर ने क्या है कि यहाँ के जो राजा महाराजा थे अपनी जो एम्पायर में है, अपने एम्पायर में इन्होंने बड़े बड़े जो पद थे या पोस्ट या रैंक्स यहाँ के राजाओं को प्रदान की। बाद में जो ये हरखा बाई है, ये क्या है कि ये मरियम उज जमानी का इनको टाइटल दे दिया जाता है। मरियम उज जमानी इनको कहा जाता है। ठीक है, और भी टाइटल है, मलिकाए हिंदुस्तान जैसे इनको टाइटल्स दिए जाते हैं। आगे चलते हैं हम। आगे आता है आपका मेड़ता। ठीक है, तो थर्ड क्या है आपका? थर्ड आता है मेड़ता मिलिट्री कैंपेन के अंदर।
थर्ड है आपका मेड़ता। Okay. 1562 एडी में ये कंपेन किया गया। ठीक है, देखिए मेड़ता एक छोटी सी जागीर थी, न कि कोई स्टेट। ठीक है, तो ये जो जागीर थी, यहाँ के जो जागीरदार थे वो राठौर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिनका नाम जयमल राठौर था। ठीक है, तो जयमल राठौर कौन थे? यहाँ के जागीरदार। ये यहाँ के जागीरदार थे। ठीक है, तो जब जो मुगल्स आर्मी है वो इनके ऊपर अटैक करती है, तो ये क्या करते हैं, जो जयमल राठौर हैं ये भाग जाते हैं और भागकर मेवाड़ जो एक स्टेट है राजपुताना के अंदर, वहां पे ये शरण लेते हैं। वहां के शासक होते हैं उदय सिंह। ठीक है, तो मेड़ता को अनेक्स्ट कर लिया जाता है अकबर के द्वारा। ठीक है, तो अनेक्स्ड बाय मुगल आर्मी। ठीक है, तो ये होता है। अब ये जो जयमल राठौर है ये शरण लेता है कहाँ पे? मैंने बताया आपको, मेवाड़ किंग राणा उदय सिंह के यहाँ पे। जब ये सूचना इंफॉर्मेशन मिलती है कि मेवाड़ किंग ने इनको शरण दी है, तो अगला जो कैंपेन अकबर का होता है वो होता है मेवाड़ पर 1568 ईस्वी में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट कैंपेन होगा मेवाड़। 1568 एडी में ये कैंपेन किया जाता है, और यहाँ के जो किंग होते हैं, जो मेवाड़ नरेश हैं, वो राणा उदय सिंह हैं। ठीक है, अब ये राणा उदय सिंह हैं कौन? ये इससे पहले जो आपके, मैं अब वहीं चलेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो राणा सांगा थे। ठीक है, राणा सांगा के ये पुत्र थे उदय सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। कौन थे? राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह। राइट, तो यहां पे क्या होता है, इसका कोई डिफाइन रिजल्ट नहीं मिलता अकबर को। ये क्या है कि इनको जो है सप्रेस्ड कर दिया जाता है, ये फिर जो है जैसे ही आर्मी वहां से निकलती है तो फिर जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, फिर ऐसे ही चलता रहता है। फिर इसके बाद इनके पुत्र जो है महाराणा प्रताप जो है वो शासक बनते हैं, उनके साथ भी ऐसे ही चलता है। तो इसको जो है ना, इसका कोई डिफाइन रिजल्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बाद में धीरे धीरे तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई ये जीत लिया या वो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जब इनके ऊपर प्रेशर आता है तो ये उसके बाद धीरे धीरे प्रेशर हटते ही अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। तो मेवाड़ की कहानी थोड़ी जो है मुगल एम्पायर में बिल्कुल अलग है सबसे। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट आता है आपका रणथंबोर। नेक्स्ट क्या है आपका? रणथंबोर। ठीक है, तो जो रणथंबोर है आपका, ये भी जो है राजपूत डायनेस्टी है। राजपूत की जो है राठौर जो क्लांस है, राठौर क्लांस से यहाँ के शासक बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर जो है सुरजन राय जो है आपके शासक थे। कौन थे? सुरजन राय। ठीक है, उसमें भी एक क्लांस है जिनको हम हाड़ा राजपूत कहते हैं, तो ये हाड़ा राजपूत क्लांस के हैं। ठीक है, तो क्या है? हाड़ा राजपूत क्लांस के से बिलोंग करते हैं आपके सुरजन राय। तो ये इस कैंपेन में सुरजन राय क्या होते हैं? डिफीट हो जाते हैं बाय मुगल आर्मी। और जैसे ही डिफीट हो जाते हैं, बाद में ये क्या करते हैं, ये शहंशाह अकबर की सुपरमेसी जो है स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्टेड द सुपरमेसी ऑफ अकबर, यानी अकबर की अधीनता या सर्वोच्चता ये लोग स्वीकार कर लेते हैं रणथंबोर। तो इस तरह रणथंबोर भी जो है मुगल एम्पायर के अधीन आ जाता है। आगे चलते हैं।
अब है कालिंजर। ठीक है, कालिंजर मैंने बताया है, कालिंजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मेडिवल इंडिया में। बार बार कालिंजर आता है, कभी किसी की जान लेकर चला जाता है तो कभी किसी के अधीन हो जाता है। जैसे मैंने बताया था शेरशाह सूरी कालिंजर अभियान में बेचारे मारे गए गन पाउडर की वजह से। तो अब हम बात करते हैं कालिंजर की। कालिंजर एक्सपेडिशन। अब जहां तक कालिंजर की बात है तो यहां पर जो है राजा रामचंद्र का शासन था, जो आपके बघेल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, हार जाते हैं बेचारे राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र बघेल डायनेस्टी। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये अकबर से डिफीट हो जाते हैं। ठीक है, डिफीटेड बाय अकबर। राइट, अब इसमें जो है इंपॉर्टेंट जो रोल है अब आता है आपका, धीरे धीरे क्या है, राणा उदय सिंह की जो मेवाड़ मैंने बताया था मृत्यु हो जाती है और उनका पुत्र जो है नेक्स्ट रूलर जो है मेवाड़ का बनता है, जिनका नाम है महाराणा प्रताप। और उनके साथ युद्ध होता है जिसको हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मशहूर माना जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। जहां तक कालिंजर एक्सपेडिशन की बात है तो ये होता है आपका 1569 AD यानी 1559 ईस्वी में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कैंपेन है आपका, तो कैंपेन के दौरान इसी बीच में जो है फेमस फाइट होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। चलो जी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी स्टार्ट करते हैं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी। जो ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी है इसका थोड़ा सा मैं आपको जो है बैकग्राउंड बता देता हूँ। होता क्या है कि जैसे ही महाराणा प्रताप शासक बनते हैं, स्वतंत्र शासक होते हैं मेवाड़ के, तो इंडिपेंडेंट रूलर होने के नाते अकबर की जो नीति होती है वो थोड़ी मजेस्टिक टाइप की यानी उदारवादी थोड़ी होती है। वो सबसे पहले अपने जो आर्मी जनरल हैं राजा मानसिंह उनको भेजते हैं कि भाई आप जो है हमारे अधीन आ जाएंगे, हम आपको इतना कंसेशन और कंपनसेशन वगैरह जो भी आप लेंगे हम देंगे। लेकिन महाराणा प्रताप क्या करते हैं, उनके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और इसी के दौरान जो है हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी के युद्ध में क्या होता है कि एक तरफ होता है मुगल सेना, ठीक है, तो एक साइड क्या होती है आपकी मुगल आर्मी, और मुगल्स आर्मी, और दूसरी तरफ कौन होते हैं, मेवाड़ के जो राजा होते हैं महाराणा प्रताप। ठीक है, इधर कौन होते हैं, मेवाड़ किंग महाराणा प्रताप। ठीक है, अब क्या है कि इस युद्ध में जो लीडरशिप है आपकी, तो युद्ध की लीडरशिप जो करते हैं, युद्ध को जो लीड करते हैं, इधर से जो लीड कर रहे हैं तो लीड बाय द राजा मानसिंह, यानी मुगल आर्मी की तरफ से लीड कर रहे हैं राजा मानसिंह, लीड बाय राजा मानसिंह। ठीक है, इनको मानसिंह फर्स्ट कहा जाता है क्योंकि इसके बाद भी इस कुल में एक और मानसिंह होते हैं, तो इसलिए इनको मानसिंह प्रथम या मानसिंह फर्स्ट कहेंगे। अगर इधर की बात करें तो इधर मेवाड़ की तरफ से जो लीड करते हैं वो करते हैं अफगान होते हैं जिनका नाम है अफगान हाकिम खां सूरी, तो लीड बाय अफगान हाकिम खान सूरी। अब इस फाइट में होता क्या है, जैसे ही ये लोग हल्दी घाटी में जो है मुगल आर्मी घुसती है तो महाराणा प्रताप को जो है ना गुरिल्ला वॉर टेक्निक्स का जन्मदाता कहें या प्रणेता कहें, ऐसे माना जाता है।
तो पहली बार में ये क्या करते हैं कि हल्दी घाटी का जब युद्ध होता है तो पहली बार में ये लोग जो है इन पर गुरिल्ला वॉर कर देते हैं। ठीक है, मुगल आर्मी भाग जाती है, ऐसा हिस्ट्री में बताया गया है, और बनास नदी पर आकर रुकते हैं, लेकिन फिर प्रिपरेशन करते हैं और फिर जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो है राजा मान सिंह के साथ में जो अकबर के मुगल प्रिंस हैं जिनका नाम है सलीम, वो भी जाते हैं साथ में। तो फिर दोबारा फिर होता है बैटल। तो इस युद्ध में होता क्या है कि जो अफगान आर्मी की तरफ से हाकिम खान सूरी युद्ध कर रहे हैं, ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं कि जो आपके महाराणा प्रताप हैं इनको सेफली, ठीक है, इनको सेफली बचा देते हैं और इनको भाग जाने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हाकिम खान जो सूरी हैं आपके, ठीक है, ये मारे जाते हैं, और इसमें जो है हल्दी घाटी को ये कवर कर लेते हैं। और इसके बावजूद इतना होने के बावजूद जो है महाराणा प्रताप अकबर की सुपरमेसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये था आपका बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अब नेक्स्ट कैंपेन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कैंपेन आता है आपका गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं गुजरात। नेक्स्ट है आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात कैंपेन जो है अकबर ने वो 1573 में किया, 1573 एडी में, तो लिख देते हैं 1573। ठीक है, इसको अनेक्स्ट कर लिया गया, इसे अपने जो है कमांडिंग एरिया में ले लिया मुगल आर्मी ने, मुगल आर्मी। ठीक है, और जब ये रीजन जो है गुजरात वाला जीत लिया जाता है मुगल्स आर्मी के द्वारा, तो यहां पर मिर्जा अजीज कोका को यहां का गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता है। किसको? मिर्जा अजीज कोका, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इनको अपॉइंट किया जाता है एज ए गवर्नर। ठीक है, अपॉइंट एज ए गवर्नर, राइट। तो मिर्जा अजीज कोका को यहां का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। आगे काबुल पे जाते हैं। ठीक है, काबुल नेक्स्ट आता है आपका काबुल। काबुल क्या है कि काबुल मुगल एम्पायर की जो है नॉर्थ वेस्ट सीमा पर पड़ता था, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर। ठीक है, और यहाँ के जो शासक थे वो हाकिम मिर्जा थे। 1581 में किया गया। ठीक है, जो यहाँ के शासक हैं वो कौन है? हाकिम मिर्जा। हाकिम मिर्जा। तो इनकी कहानी ये है, यहां पे मुगल्स आर्मी जाती है और हाकिम मिर्जा को डिफीट कर देती है। तो मैं लिख देता हूं, क्या करते हैं? हाकिम मिर्जा को डिफीट कर दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही हाकिम मिर्जा आपके डिफीट होते हैं तो अकबर क्या करते हैं, इनकी एक सिस्टर होती है। ठीक है, हाकिम मिर्जा की सिस्टर, अकबर की सिस्टर नहीं। ठीक है, किनकी? हाकिम मिर्जा, जिनका नाम है बख्तुन्निसा। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, अकबर इनकी सिस्टर बख्तुन्निसा को गवर्नर नियुक्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गवर्नर नियुक्त कर देते हैं काबुल का। ठीक है, लेकिन जैसे ही मुगल आर्मी इनको गवर्नर नियुक्त करने के पश्चात, जैसे ये गवर्नर अपॉइंट होती है, मुगल्स आर्मी वापस दिल्ली आ जाती है। तो उसके तुरंत बाद जो आपके ये हैं हाकिम मिर्जा, ये वाले हाकिम मिर्जा, ठीक है, ये फिर से इन सिस्टर को हटा देते हैं और स्वयं फिर जो है बन जाते हैं। ये फिर जो है इनके ऊपर एक्सपेडिशन करते हैं। अब की बार क्या करते हैं, जो आपके बख्तुन्निसा है, इनको अब गवर्नर नहीं बनाया जाता, इनकी जगह क्या करते हैं, ये राजा मान सिंह को गवर्नर नियुक्त कर देते हैं। जो राजा मान सिंह है कौन, पहले ये जाने। मान सिंह जो आपके आम्बेर
जो है रियासत है, अम्बेर स्टेट है, उन वहां के जो ये राजा हैं, यानी राजा भारमल के लड़के हैं राजा मानसिंह, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम कश्मीर की। ठीक है, कश्मीर जो है पहले भी कश्मीर पर इन्वेजन होता रहा है, लेकिन बात अगर मुगलों की करें तो अकबर ने कश्मीर पर भी जो है कैंपेन किया और इसे भी जो है मुगल सल्तनत का, मुगल एम्पायर का हिस्सा बनाया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कश्मीर की। ठीक है, तो कश्मीर का जो कैंपेन है वो 1585 एडी या 1585 एडी में हुआ। लिख देते हैं 1585 एडी। और यहाँ के जो रूलर हैं वो थे आपके किंग यूसुफ खान। ठीक है, किंग यूसुफ खान। मुगल्स आर्मी यूसुफ खान को डिफीट कर देती है। क्या कर देती है? इनको डिफीट कर देती है। तो यूसुफ खान डिफीटेड बाय मुगल्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक ट्राइब होती है जिसका नाम है यूसुफजई ट्राइब। यूसुफजई जनजाति जिसको बोला जाता है, वो जो है विद्रोह कर देती है। जैसे ही वो विद्रोह कर देती है तो इन रेबल्स को सप्रेस्ड करने के लिए फिर से मुगल सेना भेजी जाती है। तो कौन सी जनजाति है, ध्यान रखना है आपको, यूसुफजई। ठीक है, यूसुफजई ट्राइब्स। ठीक है, अब इनको क्या है कि इनको सप्रेस्ड करने के लिए मुगल आर्मी भेजी जाती है। गलती से अब की बार इनके साथ जो है, इनके जो एक मिनिस्टर होते हैं नवरत्नों में से एक बीरबल भी जाते हैं। तो बीरबल क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं इस विद्रोह को दबाने में। तो बीरबल हेल्ड बाय यूसुफजई ट्राइबल। राइट, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बीरबल की मृत्यु कैसे हुई? तो यूसुफजई जनजाति का विद्रोह दबाने में जब गए तो बीरबल की मृत्यु हो गई। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें, लास्ट जो कैंपेन है इनका वो होता है, अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो उत्तर भारत में थट्टा सिंध में जो है आपका पड़ता है, यहां पे इन्होंने किया। अब जो नेक्स्ट मिलिट्री कैंपेन है इनका वो है थट्टा सिंध। थट्टा सिंध। ठीक है, ये जो थट्टा है आपका, ये वर्तमान में जो है पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ के जो शासक हैं वो थे जानी बेग खान। 1591 में किया, और यहाँ के जो रूलर हैं वो हैं किंग जानी बेग खान। अब क्या है कि इस कैंपेन में अकबर जो है बैरम खान के लड़के, जिनको अकबर ने अडॉप्ट किया है, अब्दुल रहीम को भेजा जाता है। ठीक है, इसको भेजा जाता है अब्दुल रहीम को, अब्दुल रहीम। ठीक है, इनको भी जो है अकबर खाने खाना की उपाधि देता है। ध्यान रहे, इनको भी खाने खाना कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या कर देते हैं, अब्दुल रहीम डिफीट कर देते हैं जानी बेग खान को। डिफीटेड टू जानी बेग खान, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर ने अपने अभियानों में थट्टा सिंध अभियान में किसको भेजा? तो आपको ध्यान रखना है किसको भेजा है, अब्दुल रहीम खाने खाना को। अगर आपसे पूछा जाए कि जिस टाइम थट्टा सिंध पर अकबर ने कैंपेन किया तो उस टाइम वहां का शासक कौन था, तब आपको आंसर बताना है। किंग जानी बेग खान वहां का शासक था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके वनडे एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं,
ये तो थे मैंने जो है आपको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट यहाँ के मैंने कैंपेन बताए। अब हम जो है ना पेनिनसुलर रीजन जो इंडिया का पड़ता है, ठीक है, तो पेनिनसुलर रीजन में कहाँ कहाँ अकबर ने कैंपेन किया वो हम जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ पे, यानी साउथ इंडिया कहें सीधे सीधे, साउथ इंडिया रीजन। ठीक है, अगर हम बात करें साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में मेडिवल इंडिया मुगल एम्पायर तक आते आते जो है ना, वहां पे जो है वो पहले जो मैंने एंशिएंट इंडिया पढ़ा था उसमें मैंने पढ़ा था चेर चोल पांड्य, ये अब वो नहीं रहे हैं। अब जो है ना न्यू स्टेट बनकर उभर कर आए हैं। ठीक है, ये 4 राज्य यहाँ पे थे जिन पे कैंपेन किया। तो चारों राज्य कौन कौन थे वो मैं आपको बता देता हूं। तो उन 4 राज्यों में सबसे पहले आता है खानदेश। ठीक है, खानदेश। दूसरा अगर हम बात करें, खानदेश के बाद आता है आपका अहमदनगर। और थर्ड है आपका बीजापुर। और फोर्थ है आपका गोलकुंडा। ठीक है, तो 4 प्रोविंसेस हैं यहाँ पे, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। ये आपको ध्यान रखना है जिस टाइम अकबर से लेकर अगर तक भी जो है ना, ये जब तक मुगल एम्पायर रहेगा यानी औरंगजेब के काल तक, इन अभियानों में इनका जो है बार बार उल्लेख या डिस्कशन होगा। ठीक है, यानी खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और आपका गोलकुंडा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो किया था इन्होंने 1596 में सबसे पहले अहमदनगर पर किया इन्होंने अपना कैंपेन। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं पहली, अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर में जो मिलिट्री कैंपेन अकबर द्वारा किया गया तो वो वर्ष था 1596, लिख लेते हैं हम, 1596 का वर्ष था। और यहाँ पे एक महिला रूलर थी यानी महिला शासिका थी जिनका नाम था चांद बीबी। लिख लेते हैं, क्या नाम था? चांद बीबी। जैसे ही चांद बीबी को पता लगा कि मुगल आर्मी आपकी तरफ आ रही है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जंग लड़ने का फैसला किया, न कि समझौता करने का। तो पहली बार तो इन्होंने, ठीक है, वॉर किया, इसके साथ, मुगल आर्मी के साथ, वॉर विद मुगल आर्मी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जब ये लगा कि मेरी स्थिति जो है विक्ट्री की नहीं है, डिफीट की ओर जा रही है, तो इन्होंने क्या कर लिया कि एक ट्रीटी की। ठीक है, ट्रीटी विद मुगल्स, यानी मुगलों के साथ ट्रीटी की। और जैसे ही इन्होंने ट्रीटी की तो इन्होंने यहाँ का जो आपका एक बरार प्रोविंसेस पड़ता था, बरार प्रोविंसेस, ये क्या किया, मुगल्स को दे दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बता रहा हूं, अहमदनगर 1596, चांद बीबी यहाँ की शासिका थी। पहली बार इन्होंने युद्ध किया, लेकिन हारने की स्थिति में इन्होंने क्या किया, एक समझौता कर लिया मुगल्स के साथ में। फिर उन्होंने क्या किया, बरार प्रोविंसेस, जो बरार प्रांत है वो मुगलों को सौंप दिया, यहाँ पे इनका समझौता खत्म हो जाता है। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड आता है आपका बीजापुर। बीजापुर भी जो है साउदर्न इंडिया का आपका एक स्टेट है या प्रोविंसेस है, और ये हुआ 1601 में। बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बीजापुर से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर यहाँ के किंग की बात करें तो यहाँ के जो किंग है वो आदिल शाह है। कौन है? आदिल शाह। ठीक है, हिस्ट्री में इनको जो है आदिल शाही रूलिंग भी कहते हैं, या जो है आदिल शाही शासन भी कहा जाता है। जो ये आदिल शाह है, ठीक है, जैसे ही मुगल आर्मी पहुंचती है, ये युद्ध नहीं लड़ते, बिना युद्ध लड़े ही क्या कर लेते हैं, अकबर की जो सुपरमेसी है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक्सेप्टेड द
मुगल्स सुपरमेसी, यानी मुगलों की सर्वोच्चता को ये स्वीकार कर लेते हैं, मुगल्स सुपरमेसी। ठीक है, तो ये दो स्टेट जैसे ही जो है आपके जो मिलिट्री कैंपेन है, यहाँ पे कैंपेन रुक जाता है, और जैसे इन दो स्टेट को जीत लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो है एक छत्र शासन हो जाता है अकबर का। जैसे ही अकबर बीजापुर में जो है अपनी सक्सेस होती है, इनकी यानी सफलता प्राप्त करते हैं, तो एक टाइटल होल्ड करते हैं जिसको उर्दू में शहनशाह बोलते हैं। यहां पे लिख देता हूं शहनशाह। ठीक है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सम्राट। ये शहनशाह अरबिक वर्ड है, और इंग्लिश में किंग ऑफ किंग, किंग्स ऑफ किंग, यानी राजाओं का राजा या सम्राट। ठीक है, अब जो है आपके अकबर क्या है, वो शहनशाह है। अब ये बादशाह न रह के, यानी राजा न रह के, अब शहनशाह अकबर हैं। बादशाह जो वर्ड है वो इक्विवेलेंट होता है किंग के या राजा के, और शहनशाह जो है वो सम्राट के इक्विवेलेंट होता है, जिसका जो है ना बहुत सारे स्टेट पर जो है, जहाँ पे छोटे छोटे या बड़े राजा हों, सब पर एक ही राजा के अधीन आते हैं, उसको हम शहनशाह बोलते हैं अरबिक या पर्शियन टेक्स्ट में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया अकबर ने, ये मैं लिख देता हूं, बीजापुर के साथ साथ जो है छोटे छोटे जो एरिया थे, जैसे असीरगढ़ हुआ, ठीक है, बुरहानपुर, इनको भी इसने क्या कर लिया कि साथ साथ अनेक्स कर लिया जाता है नीचे नीचे। और बरार ऑलरेडी ले ही चुके हैं, और इसी के साथ अहमदनगर हो गया, बीजापुर हुआ, बरार हुआ, और असीरगढ़ और बुरहानपुर को भी ये अनेक्स कर लेते हैं मुगल एम्पायर में। आगे चलते हैं, तो ये जो है साउथ इंडिया तक जो है कैंपेन थे अकबर के। अब अगर हम बात करें तो मिलिट्री कैंपेन तो यहीं तक इनके खत्म हो जाते हैं। अब थोड़ा सा जो है ना अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियस पॉलिसी, इन सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक हम जान लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ठीक है, अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूर्णतः सेंट्रलाइज था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इससे पहले जो है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन किसका था, तो शेरशाह सूरी ने ये चीजें इजाद की थी एक तरीके से। तो कभी कभी जो एग्जाम होते हैं यूपीएससी टाइप के, उनमें पूछ लिया जाता है कि अकबर का जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल है वो किस राजा से प्रभावित है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो तब हमें हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते इतना थोड़ा जो है नॉलेज होती है कि वो किससे प्रभावित है, शेरशाह सूरी से प्रभावित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है कि अकबर की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो सेंट्रलाइज है। तो मैं लिख देता हूं अकबर्स पॉलिटिकल गवर्नमेंट वाज सेंट्रलाइज। एडमिनिस्ट्रेशन की नेचर पता लगी आपको, अकबर्स पॉलिटिकल गवर्नमेंट वाज सेंट्रलाइज। अब क्या है कि थोड़ा सा ना अकबर का जो शासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हाफ डेमोक्रेटिक देखने को मिलता है। देखो ये ना, जब भी कोई इनको डिसीजन लेना हो स्टेट के लिए, तो इनके यहाँ पे जो है ना एक पर्दा सिस्टम चला हुआ था, यानी पर्दे के पीछे जो राजकीय महिलाएं हैं, जो इम्पोर्टेंट वुमेन्स हैं, उनसे सलाह लेता था। जैसे उसमें इनकी बीवी महामंगा हुई, इनकी वाइफ हुई हरखाबाई या मरियम उज्जबानी, ऐसे करके इन सभी से डिसीजन लेते थे। तो थोड़ा सा जो है हाफ डेमोक्रेसी टाइप देखने को अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में मिलता है। आगे अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए इन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट भी जो है बनाए थे। अब सेंट्रलाइज है तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो है ना बॉडीज की भी जरूरत पड़ेगी, बिना बॉडीज के तो चलता नहीं। जैसे हमारी
हम गवर्नमेंट चला रहे हैं, आज के हमें बॉडीज की जरूरत है, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, स्टेचुरी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ऐसे बॉडीज हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट किया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट वित्त विभाग था, यानी जो इनका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का लेखा जोखा सारी चीजें रखने के लिए एक विभाग बनाया जिसका नाम रखा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और इसका जो ऑफिसर है या अध्यक्ष है एक वजीर बनाया, ठीक है। तो ये किसके द्वारा हेड होता था, तो हेडेड बाय वजीर, यानी उसको उस पद को वजीर कहा जाता था। तो इनका जो ये डिपार्टमेंट कौन देखते थे, राजा टोडरमल, ये ध्यान रखना है आपको, राजा टोडरमल इनके क्या थे, वजीर थे। अब इनका काम क्या था कि इनका एक तो इनको देखना था फाइनेंस ऑडिट, ठीक है। टोडरमल जो चीफ हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, इनको फाइनेंस ऑडिट देखना है, ठीक है। दूसरा जागीर और लैंड रेवेन्यू, इनका सबका लेखा जोखा रखने के लिए राजा टोडरमल को रखा गया था, ये ध्यान रखना है आपको, राइट। अब दूसरा जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया। दूसरा क्या है, मिलिट्री डिपार्टमेंट। पहला हो गया रेवेन्यू, दूसरा मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है, यानी सैन्य विभाग बना। देखो क्या था कि मेडिवल पीरियड हो या आपका एंशिएंट पीरियड हो, सेना जो है इंपॉर्टेंट रोल रखती है आज के बजाय। देखो आज सेना इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखती है, लेकिन पहले सब कुछ जो है सेना पर ही निर्भर रहता था। तो सैन्य विभाग जो था वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को दिया जाता था, और ये इसको हेडेड करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया था जिसका नाम था हेडेड बाय मीर बख्शी, हेडेड बाय मीर बख्शी, ठीक है। तो ये जो मीर बख्शी है आपका, ये वाला, ठीक है। अब ये मीर बख्शी के दो कार्य थे। तो सबसे पहला कार्य क्या था, सैनिकों की नियुक्ति, ठीक है, या सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति। तो क्या था कि पहला काम था मीर बख्शी का अपॉइंटमेंट्स का, ठीक है, मैं लिख देता हूं अपॉइंटमेंट्स। तो अपॉइंटमेंट्स जो है वो मीर बख्शी ही हैंडल करते थे, और मीर बख्शी अपॉइंटमेंट्स हैं, इसमें जो सैनिक हैं या सोल्जर्स हैं या मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, सभी की नियुक्ति देखने का कार्य किसका था, मीर बख्शी का। साथ ही साथ इसका एक और कार्य था, इसको इंटेलिजेंस भी देखना था, ठीक है, यानी गुप्तचर विभाग का काम भी इसको ही देखना था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो दो डिपार्टमेंट इनको देखने थे, राइट। तो ध्यान रहे अपॉइंटमेंट्स और इंटेलिजेंस, ये कार्य किसका होता था, मीर बख्शी का। आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि इन द मुगल पीरियड या इन द पीरियड ऑफ अकबर्स, ठीक है, हु वाज द मिलिट्री डिपार्टमेंट हेड, तो देन आंसर आपको देना है मीर बख्शी। मीर बख्शी वाज द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट इन द मेडिवल इंडिया, ठीक है। तो ये मीर बख्शी जो पद है, यानी आपसे पूछा जाए कि सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था, तो तब आपको आंसर देना है कि मीर बख्शी होता था। उसके बाद जो है थर्ड आता है आपका जुडिकल डिपार्टमेंट, न्यायिक विभाग या जुडिशियरी कहें एक टाइप से। तो जुडिकल जो डिपार्टमेंट है आपका, नेक्स्ट लेते हैं जुडिकल डिपार्टमेंट। जुडिकल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो इसको हेड किया जाता है, हेडेड बाय चीफ काजी, यानी मुख्य काजी, ये ध्यान रखना है आपको, काजी। अब ये क्या है कि ये काजी ही क्यों रखा जाता था, क्योंकि देखो मुगल्स रहे हों या दिल्ली सल्तनत रही हो, उनका जो बेस है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का जो बेस होता था वो कुरान को ही माना जाता था। अब कुरान के हिसाब से ही जो है ना, दंड, सजा, सजा का प्रावधान, सजा की छूट जो भी है,
ये यानी कोई भी पनिशमेंट अगर देनी हो तो वो उसके लिए कुरान को आधार माना जाता था। और काजी को क्या होता था, इसको नॉलेज होती थी इस चीज की, इस्लामिक लॉ की, ठीक है। तो इस्लामिक लॉ ये जानता था, इसलिए काजी को ही रखा जाता था। तो ये था जुडिशल डिपार्टमेंट। इसके बाद अकबर ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सुव्यवस्थित करने के लिए, गुड गवर्नेंस लाने के लिए एक व्यवस्था चलाई, मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको मनसबदारी, क्वेश्चन पूछे जाते हैं मनसबदारी से कई बार, ठीक है। तो ठीक है, इसको अकबर ने स्टार्ट किया 1575 ईस्वी में। अब क्या है कि मनसब जो है आपका एक अरेबिक टेक्स्ट है, तो अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है रैंक या पोजीशन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं मनसब। तो मनसब क्या है, ये अरेबिक वर्ड है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है आपका रैंक या पोजीशन या हैसियत कहें कि भाई राज्य में उसकी क्या हैसियत है, ठीक है। यानी ये क्या करता था, ये डिटरमिन द स्टेटस, यानी स्टेटस को डिफाइन करता था। ये स्टेटस को जानते ही आप, क्या होता है स्टेटस, हैसियत, ठीक है। हैसियत, औकात, बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रैंक या पोजीशन को ये डिफाइन करता था मनसब। पहले सिंगल वर्ड मनसब यूज किया, और मनसब जो है ना, उसको इतने मनसब हैं, उसके पास इतने मनसब हैं, ठीक है। तो उससे जो है ना, जिसके पास जितने मनसब हैं उसका इतना ही बड़ा स्टेटस है। तो ये बातें थी, लेकिन अकबर ने क्या किया कि फिर इसके ना 2 पार्ट कर दिए, और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया, एक पार्ट का नाम रख दिया जात और एक पार्ट का नाम रख दिया सवार, ठीक है। आगे चलकर मनसब को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, एक था जात और एक था सवार, ठीक है। अब ये जात सवार क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जात सवार का संबंध किससे है, तो मनसबदारी सिस्टम से। अगर पूछ लिया जाए कि मनसबदारी सिस्टम को जो 2 पार्ट्स में, ठीक है, किसने तोड़ा, तो अकबर ने। वो पार्ट कौन कौन से थे आपके, 2 पार्ट्स लिख देता हूं, जात और सवार। या ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि मनसबदारी के जात और सवार व्यवस्था किसने चलाई, तो तब आपको बताना है कि वो अकबर ने चलाई। अब जात है क्या, ठीक है। जात क्या है कि ये जो है सैलरी को दर्शाता है, सैलरी माने कि वेतन, और साथ ही रैंक को भी दर्शाता है, रैंक इधर लिख देते हैं। तो रैंक या सैलरी को दर्शाता है जात, ठीक है। इससे क्या पता लगता है, मनसबदार का ओहदा क्या है, ठीक है, लिख देते हैं मनसबदार का ओहदा, क्योंकि ओहदे का पता रैंक या सैलरी से ही लगता है। मनसबदार का ओहदा बताता है, ये आपको ध्यान रखता है। जो सवार है ये कैवलरी रैंक है, कैवलरी रैंक है। कैवलरी जो है ना, घुड़सवार सेना को कहा जाता है, और घुड़सवार सेना में क्या रैंक है वो देखा जाएगा। तो उस रैंक का पता लगता था नंबर ऑफ हॉर्सेस से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है जात क्या है, जात आपका रैंक या सैलरी को डिफाइन करता है, जिससे मनसबदार का ओहदा डिफाइन हो जाता है। इसी तरह जो सवार है ये कैवलरी रैंक है, नहीं घुड़सवार सेना का रैंक है, और इसमें जिस नंबर ऑफ फोर्सेस से काउंट होता है, यानी घोड़ों की संख्या से पता लगता है। तो ये था मनसबदारी यानी जात एवं सवार सिस्टम, ठीक है। अगर आगे हम बात करें, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन था। अब हम बात करते हैं रिलीजियस पॉलिसी की, ठीक है। देखो रिलीजियस पॉलिसी अगर हम बात करें, पिछले जितने भी जो हैं बादशाह मुगल एम्पायर में गए हैं, सबसे बेस्ट रिलीजियस पॉलिसी मानी जाती है अकबर की, यानी सबसे अच्छी धार्मिक नीति अगर किसी शासक की है मुगल पीरियड में, तो वो अकबर की मानी जाती है। तो हेडिंग डाल लेते हैं रिलीजियस पॉलिसी, यानी धार्मिक नीति, ठीक है। तो मैंने बताया कि आप अकबर ने क्या था कि यहाँ पे जो हिंदू किंग्स हैं उनके साथ अपने मैट्रिमोनियल रिलेशन एस्टेब्लिश किए। तो इससे ज्ञात होता है कि अकबर जो है
कि रिलीजन को लेकर ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है, ठीक है, ज्यादा कट्टरवाद उसके अंदर था नहीं। तो अकबर ने क्या किया कि अकबर ट्रीटेड एवरी रिलीजन विद रेस्पेक्ट एंड इक्वलिटी। तो लिख देता हूं ये लाइन, ठीक है, अकबर ट्रीटेड एवरी रिलीजन ठीक है विद रेस्पेक्ट एंड इक्वलिटी ठीक है। तो है क्या कि जो आपके अकबर हैं उन्होंने जो आपके प्रत्येक धर्म को जो धर्म है उनके साथ आदर और समानता का भाव रखा और सभी को ऐसे ही अकबर ने ट्रीट किया। तो धार्मिक रूप से देखे तो अकबर धार्मिक रूप से उदारवादी प्रवृत्ति के व्यक्तित्व माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या है कि ये जो नीति है इसको इन्होंने एक नाम दिया था जिसको बोला जाता है सुलह-ए-कुल, ठीक है। क्या बोला जाता था? सुलह-ए-कुल, ठीक है। यानी जिसका जो सुलह-ए-कुल प्रिंसिपल जो है आपका, उसका अर्थ है कि एक ही साथ बैठकर हम आपस में रह सकते हैं। तो इसको सुलह-ए-कुल प्रिंसिपल बोला जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है सुलह-ए-कुल प्रिंसिपल किसकी देन है, तो सुलह-ए-कुल प्रिंसिपल शहंशाह अकबर की देन मानी जाती है। अगर हम आगे बात करें इसका जो मीनिंग्स है मैंने बताई है, इसका मीनिंग है कि एब्सोल्यूट पीस और पीस ऑफ मैक्सिमम पीस, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया कि कुछ जो है डिसीजन लिए अपने उसमें, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले जो युद्धबंदी होते थे उनको दास बनाने पर रोक लगाई। पहले क्या था कि जो भी युद्ध में बंदी बना लिए जाते थे उनको दास बना लिया जाता था, ठीक है। तो टू स्टॉप स्लेवरी ऑफ POW प्रिजनर ऑफ वार, इनको क्या कहा जाता है? युद्धबंदी, लिख देता हूं, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा कार्य किया, युद्धबंदियों को दास बनाना बंद किया। दूसरा जो पिलग्रिमेज टैक्स लगाया जाता था उसको इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। तो सेकंड क्या है? पिलग्रिमेज टैक्स, यानी तीर्थ यात्रा कर। तो पिलग्रिमेज टैक्स को क्या किया इन्होंने? बैंड कर दिया, ठीक है, अबोलिश हो गया पिलग्रिमेज टैक्स। साथ ही जो जजिया कर लगाया जाता था उसको भी इन्होंने क्या किया? प्रतिबंधित कर दिया। थर्ड क्या है? जजिया, जजिया टैक्स को भी इन्होंने बैंड किया। ये ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं आपको। तो आपसे पूछा जाता है कि जजिया कर किसने प्रतिबंधित किया? तो अकबर ने, ठीक है। अब ये कार्य किया इन्होंने, मैं इनका डेट भी लिख देता हूं, 1562, 1563 और 1564, एक एक वर्ष के अंतराल में, 62, 63 और 64 में, ठीक है। अपने अंतिम समय में अकबर ने क्या किया कि एक नया रिलीजन एस्टेब्लिश किया जिसका नाम रखा दीन-ए-इलाही धर्म। ये इनकी रिलीजियस पॉलिसी का ही हिस्सा माना जाता है। तो एक धर्म चलाया दीन-ए-इलाही, दीन-ए-इलाही, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एक धर्म चलाया दीन-ए-इलाही। अगर आप इस पर सर्च करेंगे तो आज भी लगभग 1600 से ज्यादा फॉलोवर दीन-ए-इलाही धर्म के इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो लगभग 1600 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं दीन-ए-इलाही धर्म के। पहले व्यक्ति जो थे वो थे इनके, यानी बीरबल पहले व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने इस धर्म को अपनाया। लेकिन बहुत सारे लोग इनके विरोध में थे, यहां तक कि राजा मानसिंह जो हिंदू राजा थे वो भी ये धर्म चलाए जाने के विपरीत थे, कि वो भी इनको, और इनके जो सबसे करीबी थे मिर्जा अजीज कोका, वो भी इस मत के लिए को मानने के लिए तैयार नहीं थे, दीन-ए-इलाही धर्म को, ठीक है। और ये चलाए इन्होंने का 1582 में, डेट भी लिख देता हूं, 1582 में इन्होंने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया, ठीक है। और बीरबल वाज द फर्स्ट फॉलोवर ऑफ दीन-ए-इलाही रिलीजन, ठीक। इसी के साथ ही इन्होंने एक सम्मत चलाई जिसका नाम रखा इलाही सम्मत, ठीक है, इलाही सम्मत। इन अपने ही शासनकाल में इन्होंने इलाही सम्मत स्टार्ट की, ठीक है।
और जो पहले से चली आ रही हिजरी सम्मत थी उसको इन्होंने बंद कर दिया और एक नई सम्मत चलाई जिसका नाम था इलाही सम्मत। तो ये इनकी रिलीजियस पॉलिसी का हिस्सा थे। अब आते हैं रिलीजियस पॉलिसी में इन्होंने क्या है कि एक इबादत खाने का निर्माण करवाया। इबादत खाना लाइक ए प्रेयर पैलेस, ठीक है, यानी प्रार्थना स्थल जिसको कहते हैं। तो इबादत खाना पर्शियन टेक्स्ट या अरबिक टेक्स्ट में उसको इबादत खाना कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम हेडिंग डाल देते हैं इबादत खाना। इबादत खाना, ठीक है, वर्ष 1575 और स्थान फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो इन्होंने 1575 में एक इबादत खाना बनवाया। किसके लिए? ये एक टाइप का मीटिंग हाउस था, ठीक है। स्पिरिचुअल जो लीडर हैं या स्पिरिचुअल पीपल हैं उनको बुलाया, यानी जो धार्मिक लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं उनको बुलाया और यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए ये बुलाया गया। तो ये क्या था? एक मीटिंग हाउस। ये एक टाइप का मीटिंग हाउस था, ठीक है। यहाँ पे जो है ना भीड़ लगती थी टुगेदर स्पिरिचुअल पीपल, जो धार्मिक लोग थे उनके लिए खोला गया। अब क्या है कि ये नहीं कि केवल दीन इलाही धर्म वाले ही आए, क्योंकि दीन इलाही धर्म इन्होंने चलाया था, या इस्लामिज्म को फॉलो करने वाले हैं सभी धर्मों के जो है लीडर्स यहाँ पे आ सकते थे और डिस्कशन कर सकते थे, आते भी थे और डिस्कशन होती भी थी। इसलिए इबादत खाना जो है बहुत ही फेमस है अकबर के कार्यकाल का, ठीक है। तो इसमें क्या था कि सभी टाइप के सभी रिलीजन के, यानी मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, और ऑल रिलीजन, यानी सभी धर्मों के लोगों के लिए था ये, ठीक है। तो ये थी अकबर की रिलीजियस पॉलिसी। अब आगे चलते हैं। अगर आगे हम बात करें तो अब अकबर की जो है इकोनॉमिकल सिचुएशन थोड़ा सा हम जान लेते हैं कैसी रही होगी। इकोनॉमी को चलाने के लिए उसने क्या किया? तो सबसे पहले उसने कॉइन्स स्टार्ट किए, ठीक है। कॉइन्स यानी सिक्के। हेडिंग डाल लेते हैं कॉइन्स, सिक्के। सिक्कों में अगर बात करें तो उन्होंने सबसे पहले चलाए थे राम सीता टाइप सिक्के। राम सीता टाइप कॉइन्स, यानी ऐसे सिक्के चलाए जिनपे जो है भगवान श्री राम और माता सीता की चित्र मिलता था, ठीक है। तो अकबर वाज द फर्स्ट किंग, ठीक है, हु रिलीज द कॉइन्स इन द पिक्चर ऑफ राम एंड सीता, या हिंदू गॉडेस या हिंदू गॉड, ठीक। तो क्या है कि पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपने सिक्कों पर प्रयोग किया। दूसरी अगर हम बात करें तो इसके साथ इन्होंने चलाया रुपया, ठीक है। पहला राम सीता, दूसरा रुपया कॉइन्स, ठीक है, जो आपका चांदी यानी सिल्वर का होता था, ठीक है, ये सिल्वर कॉइन्स होता था, ठीक है। तीसरा चलाया इन्होंने दाम, ठीक है। अब हम आम बोलचाल में कह देते हैं दाम, या आप कितने दाम दोगे, या हम आम बोलचाल में कह देते हैं कितने रुपये हैं आपके पास में। तो ये सारी चीजें हमें तब से ही चली आ रही है। एक्चुअली ये रुपया और दाम के आपके कॉइन्स थे। दाम की अगर बात करें तो ये दाम कॉइन्स जो था ये आपका कॉपर का होता था, यानी तांबे का सिक्का, कॉपर कॉइन्स, ठीक है। इसी के साथ इन्होंने चलाया जो सबसे ज्यादा वैल्यू रखता था इनका कॉइन्स, उसका नाम रखा था इलाही, ठीक है। तो इलाही कॉइन्स जो था ये आपका गोल्ड कॉइन्स होता था, सबसे ज्यादा जो है वैल्यूएबल या लाइबल्स कॉइन्स में एक माना जाता था। तो ये सिक्कों की कहानी है। आपसे पूछा जाए दाम किसने चलाया, दाम कॉइन्स, तो चांदी का दाम किसने, सॉरी तांबे का दाम किसने चलाया? अकबर ने। राम सीता टाइप्स कॉइन्स किसने चलाया? तब भी अकबर ने। आंसर ऐसे देने हैं आपको, ठीक है।
अब क्या था, अब हम चलते हैं अकबर के नवरत्नों में, और अकबर की जो मिडिवल इंडिया में अकबर का जो हिस्ट्री है उसके हम अंतिम छोर पर जा रहे हैं। और अब मैं नवरत्नों के बारे में जो है अकबर के बताता हूं। नवरत्न थे कौन? नवरत्न, ठीक है। देखो ये जो है अकबर के, ये नवरत्न हैं कौन? देखो अकबर ने क्या किया कि अपने जो है राज दरबार में, ठीक है, या अपनी सभा में जो है ना, जो प्रमुख विद्वान थे उस टाइम के, हर टाइप के विद्वान लोग रखता था, और उनको इनके 9 विद्वान थे, वो उन्हें नवरत्न कहा जाता था, ठीक है। अपने सभी कार्य अकबर इनसे पूछ के करता था, यानी डिसीजन लेने से पहले इनसे सजेशन लेना पड़ता था, और नवरत्न ऐसा रखे हुए थे। वो नवरत्न थे कौन, उनके नाम मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आते हैं अबुल फजल इब्न मुबारक। फर्स्ट में कौन आते हैं, यहां पे लिख देते हैं, अबुल फजल इब्न मुबारक, पूरा नाम है इनका। शॉर्ट में हिस्ट्री में अबुल फजल ही यूज होता है, ठीक है। अब ये थे कौन, अबुल फजल इब्न मुबारक। एक्चुअली अबुल फजल इब्न मुबारक कौन थे? ये इतिहास हिस्टोरियन थे। क्या थे? गवर्नमेंट, यानी सरकारी इतिहासकार थे मुगल सल्तनत के, और इन्होंने बहुत लंबा टाइम जो है देखा है मुगल सल्तनत का। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? अकबरनामा और आईन अकबरी। यहां से हमें काफी जानकारी जो है मुगल पीरियड्स की या मुगल एम्पायर की मिलती है। अकबरनामा और आईन ए अकबरी, ठीक है। तो अकबरनामा में अकबर के जो है चारित्रिक गुणों का उल्लेख किया है, और आईन अकबरी क्या है कि अकबर का संविधान या अकबर का विधान या कानून के बारे में जानकारी आईन अकबरी से हमको प्राप्त होती है। आईन का मतलब ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन होता है। नेक्स्ट है, दूसरे हैं आपके फैजी। फैजी क्या है? फैजी बड़े भाई हैं अबुल फजल के, ठीक है। ये भी पोएट हैं, ये एक कवि हैं, काव्य रचनाएं करते थे अरेबिक टेक्स्ट में, ठीक है। तो दीवान नाम का जो है ना इनका एक ग्रंथ है फैजी का, DIVAN, दीवान, ठीक है। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। तो दूसरे जो नवरत्न माने जाते हैं इनके, वो हैं फैजी। फैजी के बाद तीसरे जो आते हैं वो हैं आपके, तीसरे माने जाएंगे फैजी के बाद आपके टोडरमल या राजा टोडरमल, ठीक है। राजा टोडरमल क्या है कि इनके फाइनेंस एडवाइजर हैं एक तरीके से अकबर के, और ये जो है फाइनेंस एडवाइजर के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं इनके, और इनको वित्त मामलों पर सलाह देते हैं। तो कौन है? फाइनेंस एडवाइजर एंड मिनिस्टर दोनों, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि अकबर के जो है ना इकोनॉमी को बूस्ट करने में इनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने मुगल एम्पायर में, ठीक है। फोर्थ आते हैं आपके राजा मानसिंह। राजा मानसिंह इनके मिलिट्री कमांडर, बहुत सारे सैन्य अभियान को लीड किया है इन्होंने, तो इनके क्या है? मिलिट्री कमांडर हैं। तो ये भी जब भी कोई मिलिट्री फौज से संबंधित कोई डिसीजन लेना होता था अकबर को, तो तब राजा मानसिंह से एक बार सजेशन लिया जाता था, ठीक है। और इसके साथ ही क्या है? राजा मानसिंह आम्बेर रियासत के किंग ऑफ आम्बेर तो हैं ही। नेक्स्ट आते हैं आपके बीरबल। बीरबल क्या है कि इनके सबसे अच्छे नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। इनका ओरिजिनल नाम जो है महेश दास था, और ये अकबर के मैन एडवाइजर होते हैं। तो मैन एडवाइजर या चीफ एडवाइजर कहें, चीफ एडवाइजर ऑफ, चीफ एडवाइजर ऑफ अकबर, यानी अकबर के मुख्य सलाहकार, ठीक है। ये समझो कि आज के अजीत डोभाल हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो नरेंद्र मोदी को सलाह देते हैं, तो सारी सलाह जो है बीरबल से ही ली जाती थी उस टाइम पे। तो इन्हें NSA अजीत डोभाल के इक्विवेलेंट रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके मुल्ला दो प्याजा।
मुल्ला दो प्याजा, नाम है ये पूरा दो प्याजा, ठीक है, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। ये भी अकबर के दूसरे सबसे बड़े एडवाइजर हैं, चीफ एडवाइजर नहीं है लेकिन एडवाइजर जरूर हैं, ये भी इनको सलाह देते हैं। फिर मुल्ला दो प्याजा के बाद आते हैं आपके सेवेंथ पे जो आते हैं, सेवेंथ पे आते हैं आपके तानसेन। इनका काम केवल जो है काव्य रचनाएं करना था, ये उस टाइम के कवि माने जाते हैं। तो तानसेन क्या है, तानसेन पोएट हैं या, ठीक है। 8वें नंबर पर जो आते हैं आपके, 8वें पर आते हैं आपके हाकिम हुमाम, ठीक है। हाकिम हुमाम क्या है, जो है ना ये भी आपके ये फिजिशियन है उस टाइम के, यानी ये सर्जन ये चिकित्सा सलाह के लिए यानी मेडिकल एडवाइजर इनके माने जाते हैं। तो कौन है, हकीम हुमाम, हकीम हुमाम, ठीक है। तो ये क्या है इनके मेडिकल एडवाइजर, ठीक है। तो ये आपके 8 हुए। अगर 9वें की बात करते हैं, यहाँ पे जगह कम रह गई है, मैं यहाँ लिख देता हूं, जो 9वें रत्न है वो है आपके बैरम खान। देखो बैरम खान जब तक रहते हैं 9 रत्नों में से एक रहते हैं, और ये क्या है कि ये भी मिलिट्री कमांडर हैं, ठीक है। अब बैरम खान की डेथ हो ही जाती है 1561 में, और जब 1561 में डेथ हो जाती है तो उनके बाद इनका जो लड़का है, मैं यहां लिख देता हूं, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम जो है वो इनका स्थान ले लेते हैं 9वें नंबर पर। ऐसे इनके जो है ये आपके 9 रत्न हैं। अब मैं फिर एक बार और इनको बता देता हूं। सबसे पहले आते हैं अबुल फजल, पूरा नाम है इनका अबुल फजल इब्न बतूता, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है आपके गवर्नमेंट हिस्टोरियन है, ठीक है, अकबर के सरकारी इतिहासकार माने जाते हैं। तो पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में कि अकबर के सरकारी इतिहासकार का नाम बताइए, तो तब आपको बताना है अबुल फजल अकबर के सरकारी इतिहासकार हैं। तो इन्होंने जो है ना 2 टेक्स्ट लिखे हैं जिनका नाम है आपका अकबरनामा और आईने अकबरी। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है आपके जो है फैजी। फैजी एक पोएट हैं जो अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज के स्कॉलर हैं, और इन्होंने दीवान नाम का एक जो है कलेक्शन लिखा है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, यानी कविताओं का एक संग्रह है दीवान नाम का। उसके बाद आते हैं आपके राजा टोडरमल। राजा टोडरमल जो है आपके ये फाइनेंस एडवाइजर है अकबर के, और साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। और इनके पास वजीर का पद भी है, ठीक है। वजीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट मैंने बताया था, देखने वाले को वजीर कहा जाता है, तो ये वजीर हैं राजा टोडरमल, ठीक है। और राजा टोडरमल की जो है 2nd पोजीशन है अकबर के बाद मुगल एम्पायर में, जैसे नरेंद्र मोदी के बाद राजनाथ सिंह की दूसरी पोजीशन है, ऐसे ही राजा अकबर के बाद में 2nd पोजीशन पर रहते हैं आपके राजा टोडरमल। उसके बाद आते हैं राजा मानसिंह। राजा मानसिंह जो है सैन्य अभियान में जो है सबसे आगे लीड करके चलते हैं, तो ये मिलिट्री कमांडर हैं, जितने भी सैन्य अभियान होते हैं वो राजा मानसिंह की सलाह से ही होते हैं, तो ये क्या है आपके मिलिट्री कमांडर है। नेक्स्ट है बीरबल। बीरबल हर इश्यूज पे, ठीक, हर टॉपिक्स पे जो है अकबर को सजेशन देने के लिए होते हैं, इसलिए अकबर ने इनको अपने चीफ एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया और अपना चीफ एडवाइजर रखा, ठीक है। ओरिजिनल नाम इनका महेश दास मैंने बताया। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या था, तो वो था पंडित महेश दास, पूरा नाम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके मुल्ला दो प्याजा। ये भी एडवाइजर हैं लेकिन बीरबल के बाद के एडवाइजर हैं, ठीक है। लेकिन इनसे जो है ना जो इस्लामिक लॉज हैं उनके ऊपर जो है सजेशन लिया जाता था मुल्ला दो प्याजा से, तो ये एडवाइजर हैं। उसके बाद तानसेन है। तानसेन पोएट हैं, ठीक है। एंटरटेन करने के लिए जो है तानसेन नवरत्नों में से एक है, और ये इनको ना बहुत अच्छे अच्छे जो है कविताएं करके या भजन का जो है गा के सिंगिंग करके जैसे भी जो था तानसेन माने जाते हैं। फिर उसके बाद हैं हाकिम हुमाम, ठीक है। हाकिम हुमाम मेडिकल एडवाइजर हैं, उस टाइम के फिजिशियन माने जाते हैं हाकिम हुमाम, ठीक है। और इनको अकबर को जो है ना मेडिकल सलाह के लिए हाकिम हुमाम एक नवरत्नों में से एक थे, या कहें कि जो है गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, राज्य के डॉक्टर हैं उस टाइम के। उसके बाद आते हैं आपके, मैंने बताया है बैरम खान। बैरम खान मिलिट्री कमांडर हैं। जैसे बैरम खान की डेथ जो है 1561 में हो जाती है, मैंने बताया था। उसके बाद अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। तो अब्दुल रहीम खाने खाना क्या है कि इनके 9 रत्नों में से 9वें रत्न माने जाते हैं, ठीक है। तो ये थे नवरत्न। अब बात करें कि अकबर की डेथ की, ठीक है।
तो मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा जगह नहीं है। तो अकबर की अगर डेथ करें तो 27 अक्टूबर 1605 को अकबर की डेथ हो जाती है, 27 अक्टूबर 1605। रीजन, अगर रीजन कारण की बात करें, कारण कुछ नहीं था, बीमार चल रहे थे काफी दिन से, तो बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है 1605 में। इनके बाद में शहजादा सालिम जो है आगे चलकर नेक्स्ट जो है मुगल डायनेस्टी का रूलर होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, ये मैंने अकबर के बारे में आपको बताया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।